हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस आपके पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग के एग्जामिनेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने वाले गाइस। काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है अगर आप पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग या फिर ट्रेनिंग सुपरवाइजर की तैयारी करो 2025 के एग्जामिनेशन के लिए। अब देखिए आज का जो पेपर है 8 फरवरी 2024, इसी के साल का जो आपका पेपर हुआ था गाइस 8 फरवरी 2024 को, वो हम लोग डिस्कस करें जहां पे आपको 120 क्वेश्चंस टेक्निकल के पूछे गए थे। अब देखिए यहाँ पे आपको #2 दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा सेशन नंबर 2 है गाइस। इसी का मतलब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 120 तक हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के साथ आपको मेंशन करना चाहता हूं, अगर आपने इसका प्रीवियस सेशन नहीं देखा होगा, दैट मींस फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 60 तक अपने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, वो अगर आपने नहीं देखा होगा तो इन सभी की जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड साथ ही साथ अगर आप चाहते हो 5 मई 2023 का जो कंप्लीट पेपर एनालिसिस, साथ ही साथ आपका 5 दिसंबर 2023 का पेपर एंड 8 फरवरी का जो भी रिसेंटली हुए पेपर्स है पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग के, वो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो ऑलरेडी मैंने एक जो है प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बना के रखी है गाइस। उस पे सारे सेशंस आपको देखने को मिलेंगे इंक्लूडिंग 2019, 2021 एंड 2022 एज वेल। सारे पेपर्स आपको अच्छी तरीके से देख के जाना होगा, काफी डेटा हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा है। अब रही बात, ये तो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स की बात होगी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सिलेबस किस तरीके से पढ़ना, तो इसके लिए डिटेल सिलेबस टॉपिक वाइज टॉपिक हमने एक सिलेबस का सेशन ऑलरेडी अपलोड करा दिया यूट्यूब पे गाइस, ठीक है। ये सेशन आपको जाके देखना होगा और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसके आपको पीडीएफ जो है डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आप इसके की पॉइंट के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाई शुरू करना होगा गाइस। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी 50 क्वेश्चन की नॉन टेक्निकल की तैयारी के लिए क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल रीजनिंग के आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो आज ही हमारे नॉन टेक्निकल चैनल कैपिटूट्स को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा सो दैट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की दोनों की तैयारी आपकी एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल सकेगा। इस काफ़ी इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव सेशन हम लोग आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट आपके आने वाले पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग या फिर ट्रेनिंग सुपरवाइजर के एग्जामिनेशन को काफ़ी अच्छी तरीके से आप निकाल सके हो। आई होप पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का सिलेबस सभी को पता होगा एंड एग्जामिनेशन का पैटर्न जहाँ पे आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 170 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें 120 टेक्निकल, 50 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहते हैं, जिसके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट और टेक्निकल नॉलेज टेस्ट इस तरीके से आपको मिलाते हुए कंप्लीट जो है 2 आवर्स का एक कंप्लीट पेपर रहेगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4 और एक क्वेश्चन का 1 मार्क आपको दिया जाता है, ठीक है। इसलिए आपको जो है 170 क्वेश्चन 2 आवर्स के अंदर सॉल्व करने रहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं जाने चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं मेंशन करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि सर हमारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की एक ही जगह प्रिपरेशन हो, तो हमारे पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग थ्योरी एमसीक्यू एंड कॉन्सेप्ट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज पे अवेलेबल है ऑलरेडी विथ 3D पावर प्लांट सेशन। एंड इसके लिए कुछ क्वेरी होगी तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कर सकते हो। साथ साथ आपकी 50 क्वेश्चन की तैयारी भी हम लोग आपके लिए करा रहे गए हमारे कैपिटूट्स के एप्लीकेशन पे। हमारा पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का एप्टीट्यूड टेस्ट कोर्स जो है ये आप काफ़ी अच्छी तरीके से आपको एक हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। तो दोनों कोर्सेज को ज्वाइन करना है, कोई भी क्वेरी आती है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप जरूर कर सकते हो। अभी हम लोग हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हुए हमारा क्वेश्चन नंबर 61। इसके पहले के 60 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी अपलोड करा दिया, उसको जाके पहले देखेगा। अगर आप फर्स्ट डायरेक्टली इस सेशन को देख रहे हो तो इस सेशन के बाद भी हम सारे क्वेश्चंस को आप देख सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव एरर ER, ठीक है। यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछा गया है रिलेटिव एरर का। अब देखिए सभी को पता होना चाहिए रिलेटिव एरर क्या होता है। ये एक ऐसा एरर होता है कि जो एक सिग्निफिकेंस हमें बताता है कि कितना एब्सोल्यूट एरर है हमारा कंपेयर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मान लो हमारे पास में एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू होना चाहिए 12 वोल्ट, ठीक है, और आपका जो वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है वोल्ट मीटर में 11.5 वोल्ट, ठीक है। तो दैट मीन्स 0.5 का हमारे पास डिफरेंस दिखा रहा है, ठीक है। तो ये 0.5% जो है 0.5 वोल्ट जो है आउट ऑफ 12 वोल्ट कितना हमारा रिलेटिव है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू, ये कहा जाता है रिलेटिव एरर। इसी का मतलब क्या है, जो एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, ये होता है हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज अ मेजर ऑफ हाउ सिग्निफिकेंट द एब्सोल्यूट एरर इज कंपेयर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। क्लियर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज वेयर इज द स्टार्ट कैपेसिटर कनेक्टेड इन अ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। अब देखिए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में कैपेसिटर कहाँ पे कनेक्टेड रहता है गाइस, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में, ठीक है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपकी मेन वाइंडिंग तो होती है, साथ साथ ऑक्सिलरी वाइंडिंग में एक रनिंग कैपेसिटर भी कनेक्टेड रहता है एंड हमारे पास स्टार्टिंग कैपेसिटर भी यहाँ पे स्विच के साथ, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ कनेक्टेड रहता है। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर कहाँ पे यूज होती है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर
मोटर कहाँ पे यूज होती है एंड बाकी सारे मोटर्स के एप्लीकेशंस का एक टेबल मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिया गया, उसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा क्योंकि एक क्वेश्चन वहां से डेफिनेटली पूछा जाता है। क्लियर है? सो देखते हैं भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द कैपेसिटेंस ससेप्टेंस ऑफ अ पैरेलल एसी सर्किट रिप्रेजेंटेड। अब देखिए गाइस यहाँ पे आपको कंडक्टेंस पता होगा, ठीक है, जो कि रेसिप्रोकल होता है हमारा रेजिस्टेंस का, ठीक है, एंड एडमिटेंस पता होगा वाई, जो कि रेसिप्रोकल होता है हमारा इंपेडेंस का, एंड उसी तरीके से जो कैपेसिटिव ससेप्टेंस है वो है हमारा रेसिप्रोकल रिएक्टेंस का, ठीक है, या फिर BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/XC, ठीक है, XC इज इक्वल टू व्हाट 1/2πFC, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है हमारे पास B का वैल्यू कितना जाएगा 1/2πFC विच इज इक्वल टू 2πFC। इसका करेक्ट आंसर रहता है बस ऑप्शन डी। क्लियर है? काफी सिंपल तो क्वेश्चन था। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ 3-फेज स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस यूनिट इन अ वाउंड रोटर इंडक्शन जनरेटर। ठीक है, 3-फेज स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस यूनिट का वाउंड रोटर इंडक्शन जनरेटर में क्या फंक्शन होता है ये हमें पूछा गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कंट्रोल द स्लिप और द स्पीड ऑफ द जनरेटर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ PMMC इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, हैज अ कॉइल ऑफ टर्न्स, flux density of 0.15 Weber meter square, area of 80 mm square and a current of 5 milliampere, then what will be its deflecting torque। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमें पूछा गया गाइस। तो यहाँ पे हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को एक बेसिक से न्यूमेरिकल से निकाल सकते हैं गाइस, बेसिक से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू TD विल बी इक्वल टू BINA। व्हाट इज B? ठीक है, B होती है हमारी फ्लक्स डेंसिटी गाइस, I होता है हमारे पास में करंट जो मूविंग कॉइल में फ्लो होता है, N होता है, N मतलब टर्न्स, एंड यहाँ पे जो होता है हमारे पास A होता है हमारा उसका एरिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 100 टर्न्स मिसिंग था, हमने मेंशन करा दिया। ठीक है, एक PMMC इंस्ट्रूमेंट में कॉइल ऑफ 100 टर्न्स है। ठीक है, एक कॉइल है जिसमें 100 टर्न्स बताए गए। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी गिवन है, सभी चीजें यहाँ पे बताई गई है। अब सिर्फ हमें पूछा गया था व्हाट विल बी इट्स डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो इस फॉर्मूले में हम लोग सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते। सबसे पहले तो B का वैल्यू कितना है, फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 0.15 मल्टीप्लाइड बाय I का वैल्यू कितना है गाइस हमारे पास में, ठीक है, 5 मिली एम्पियर, 5 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मिली एम्पियर है। देन वी विल मल्टीप्लाई n, नंबर ऑफ टर्न्स कितने 100 टर्न्स है इंटू 100, ठीक है, इंटू A, एरिया कितना है गाइस, ठीक है, 80 mm स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 80 इंटू 10⁻³ ठीक है, इसका होल स्क्वायर रहेगा। ओके, इस कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है और 6 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर्स। सिंपल है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए था डिफ्लेक्शन टॉर्क का क्या होता है PMMC इंस्ट्रूमेंट में, जो कि सिर्फ DC मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। इस फॉर्मूले से आप ऑलरेडी अगर वैल्यूज गिवन है तो आप इसको बेसिक से सॉल्व कर सकते थे। इस तरीके से न्यूमेरिकल को आप जरूर अप्रोच कीजिएगा, ये मेरा कहना रहता है। ठीक है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन बताया था उस न्यूमेरिकल में अगर आपको जो मल्टीप्लिकेशंस वगैरह है वो आपको काफी डिफिकल्ट लग रहे तो उसको स्किप कर सकते हो गाइस, लेकिन कुछ जो होता है, ठीक है, सिर्फ आपको डेसिमल पॉइंट की मल्टीप्लिकेशन ही करना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए हमने एक सेशन ऑलरेडी अपलोड करके रखा है यूट्यूब पे हमारे, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन टेक्निकल एग्जामिनेशन विदाउट कैलकुलेटर। वो अगर आपको चाहिए होगा तो जरूर मुझे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो या फिर डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मांग सकते हो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, काफ़ी सारी टिप्स एंड टेक्निक हमने बताया कि किस तरीके से इस इक्वेशन को जल्द से जल्द आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, किस तरीके से आपको जीरोस को कैंसिल करना है। अगर जो फ्रेशर्स है जिनको नहीं आता ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो उन सभी बच्चों ने उस सेशन को जाके देखना होगा। क्लियर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज हाउ कैन द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ थर्मल पावर कैन बी डिफाइंड। ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी पूछी गई है थर्मल पावर प्लांट की, किस तरीके से डिफाइन की जाती है गाइस, वो है जनरेटर एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन इंक्लूडिंग द कंडेंसर मल्टीप्लाइड बाय बॉयलर एफिशिएंसी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है। ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन ये पूरी ओवरऑल एफिशिएंसी में देता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कंडीशन फॉर अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का एक करेक्ट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कंडीशन क्या होती है। ठीक है, जहाँ पे K का रेशियो हमारा ग्रेटर देन 1 रहेगा, ठीक है, वो हमारा रहेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए। अगर K का जो रेशियो है हमारा लेस देन 1 रहेगा, वो रहेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये हमारा बताया जाता है K के द्वारा। ठीक है, विच इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1 विच इक्वल टू V2 डिवाइड बाय V1, ठीक है, विच इज इक्वल टू I1 डिवाइड बाय I2। ओके,
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको बिना सोचे समझे डायरेक्टली आप आंसर मार्क कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सिंक्रोनस मोटर कॉपर लॉस इज कंपेंसेटेड बाय, ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर में कॉपर लॉसेस डीसी सोर्स द्वारा कंपेंसेट किया जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज जो है ये डिपेंड नहीं करते हमारे लोड कंडीशन पे, ठीक है, वो फंक्शन ऑफ स्पीड ही रहता है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन और विंडेज, ठीक है, वो डिपेंड करेंगे स्पीड पे भी, ठीक है, तो ये कांस्टेंट ही रहेंगे। जो कोर लॉसेस रहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस, वो डिपेंड करते हैं स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे, और लेकिन कॉपर लॉसेस जो है स्टेटर और फील्ड के दोनों डिपेंड करते हैं लोड एयर, और वो जो है वो डीसी सोर्स द्वारा मिट किया जाता है, ठीक है, डीसी सोर्स द्वारा फुलफिल किए जाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आता है हमारा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इन केस ऑफ मीडियम लाइन। मीडियम लाइन के केस में परसेंटेज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कैलकुलेट किस तरीके से की जाती है, मैंने आपको बहुत बार बता चुका गाइस। एफिशिएंसी मतलब क्या, कितना हमें आउटपुट मिल रहा है डिवाइड बाय कितना हम लोग इनपुट फीड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका करेक्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा पावर डिलीवर्ड पर फेज डिवाइड बाय पावर डिलीवर्ड पर फेज प्लस लॉसेस, ठीक है, क्योंकि आउटपुट मतलब क्या होता है, ठीक है, इनपुट मतलब क्या होता है गाइस, ठीक है, आउटपुट प्लस हमारे लॉसेस, ठीक है, इसी तरीके से हमारा एक्सप्रेशन आता है एफिशिएंसी का, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, राइट। इनपुट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनपुट के बदले, ठीक है, आउटपुट प्लस लॉसेस, ये सेम एक्सप्रेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आता है हमारा ऑप्शन ए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ द थ्री रेजिस्टेंस इन अ डेल्टा नेटवर्क आर ऑल ऑफ इक्वल वैल्यू देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टिव ब्रांच इन अ स्टार नेटवर्क। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, कोर्स में हमने सबसे पहले ही वन इनफैक्ट पढ़ा दिया, ठीक है। अगर तीन रेजिस्टेंस हमारे इक्वल वैल्यू के डेल्टा में कनेक्टेड है तो उसका जो है स्टार इक्विवेलेंट क्या होगा, ये पूछा गया, ठीक है। अब देखिए डेल्टा में अगर हमारे पास 3 है तो यहाँ पे जो हमारा स्टार में क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, ठीक है, अगर स्टार में 1 है तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, तो 1/3 हो जाएगी वैल्यू ऑफ द डेल्टा रजिस्टर, सिंपल है, ठीक है। जितने स्टार में रहते हैं अगर इक्वल रेजिस्टेंस है, ये कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, सारे के सारे इक्वल है, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस रहेगा स्टार में, ठीक है, वो कितना रहेगा, डेल्टा के 1/3 रहेगा, ओके, या फिर डेल्टा डिवाइड बाय 3 रहेगा, सिंपल है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द विंड पावर डेंसिटी। विंड पावर डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए अब देखिए सेम क्वेश्चन आपको रिसेंटली पीजीसीएल के आई गेस 5 दिसंबर का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 5 दिसंबर या फिर 5 मई का, इसलिए मैं मेंशन करना चाहता हूँ जो हमने प्लेलिस्ट बना के रखी है उसके सारे सेशन जाके जरूर देखिएगा इस, ठीक है, क्योंकि हर एक पेपर में अगर आपको 120 क्वेश्चन मिल रहे हैं, अब देखिए 5 मई का हो गया, 5 दिसंबर का हो गया, 8 फरवरी का पेपर हो गया, यही पे तो आपके 120 × 3 विच इज 360 क्वेश्चन यहीं पे हो गए आपके, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप सारे पेपर्स देखते हो तो काफी 1000 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लेते हो, जिससे सारे टॉपिक आपके कवर अप हो जाते हैं। अब देखिए विंड पावर डेंसिटी का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एयर डेंसिटी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय विंड स्पीड का क्यूब, ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ पार्ट ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स दैट रिमेन्स इवन आफ्टर द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हैज 0 वैल्यू फॉर अ लार्ज वैल्यू ऑफ टी नोन एज, ठीक है, पूछा गया व्हाट इज अ पार्ट ऑफ टाइम रिस्पॉन्स, ठीक है, उस केस में जहां पे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है वो 0 हो जाता है फॉर अ लार्ज वैल्यूज ऑफ टी, उसको हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स गाइस, ठीक है, आफ्टर द ट्रांजिएंट इफेक्ट, ठीक है, वो 0 हो जाता है, ठीक है, तो सिस्टम को एक स्टेबल कंडीशन पे आता है, ठीक है, जहाँ पे जो आउटपुट है, ठीक है, वो टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होता, ये हमारा रिस्पांस कहलाता है स्टेडी स्टेट रिस्पांस, ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म बिहेवियर रहता है कि हमारे सिस्टम का, ठीक है, और डिपेंड करता है फाइनल वैल्यू जो कि हमें आउटपुट में मिलती है, ठीक है, इनिशियल जो ट्रांजिएंट रहता है ये एक बार सप्रेस होने के बाद, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आता है हमारे पास ऑप्शन डी, ठीक है। काफी फंडामेंटल और थियोरेटिकल क्वेश्चन ये पीजीसीएल आजकल पूछ रहा है, इसलिए आपको क्वेश्चन ज्यादा करने से बेटर थ्योरी का नॉलेज होना काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी अगेन हमें पूछी गई है ऑल्ट एफिशिएंसी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की। ऑल्ट एफिशिएंसी कैलकुलेट की जाती है आउटपुट इन किलोवाट आवर डिवाइड बाय इनपुट इन किलोवाट आवर फॉर 24 आवर्स, ठीक है, आउटपुट कितना मिल रहा है डिवाइड बाय इनपुट कितना हम लोग फीड कर रहे हैं, ठीक है, फॉर 24 आवर्स, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए 12 आवर तो कैलकुलेट ही हो जाएगा क्योंकि ऑल्ट एफिशिएंसी बोली गई है तो 24 आवर्स ही ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो हमारा इफिशिएंसी किस तरीके से निकालते हैं मैंने आपको बताया था, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, ये हमारे ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, सिंपल है, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। कुछ कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स होती है, नॉट नेसेसरीली आपको हर एक चीज़ें पता ही होनी चाहिए टेक्निकल की, बट अगर आप रिस्पॉन्स अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन को समझ के देते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा नंबर बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अ फीडबैक इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन अ क्लोज लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर एप्लीकेशन, ठीक है, ओपैम्प एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, क्लोज लूप ओपैम्प एप्लीकेशन के लिए कौन सा फीडबैक रिक्वायर्ड रहता है, डी जनरेटिव
फीडबैक की रिक्वायरमेंट रहती है गाइस, ठीक है। डीजेनरेटिव, इसी को हम लोग कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, ये मोस्ट कॉमनली यूज किया गया क्लोज लूप ऑप एम्प कैलकुलेशन के लिए फीडबैक है गाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आता है हमारे पास ऑप्शन डी, ठीक है। सिंपल है। अब देखिए ये जो नेगेटिव फीडबैक के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ये आपको पढ़ के जाने होंगे, बहुत बार एग्जामिनेशन में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सा एम्पलीफायर नेगेटिव फीडबैक इंप्लीमेंट करता है और कौन सा नहीं करता है, यहाँ से भी इनफैक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन इज हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फ्लो एज पर द फैराडेज लॉ, ठीक है। फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली जो इंड्यूस करंट का फ्लो रहता है उसकी डायरेक्शन किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, बाय द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। अब देखिए फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल हो या फिर राइट हैंड रूल हो, लेंजेस लॉ हो, मैक्सवेल्स लॉ हो, ठीक है, कोई भी आपके लॉज हो, एक सेशन आपको जरूर अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना होगा जिसमें सारे लॉज आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। एंड वन मोर थिंग, आपको इसके डेफिनेशंस और इसका यूज कहाँ पे होता है, कौन से मशीन में इसका यूज होता है, जैसे कि मान लो एम्पियर सर्किट लॉ हो गया, ठीक है, ये सारे लॉज आपको पढ़ के जाने होंगे, ठीक है। ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। सो गाइस बढ़ते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज हाउ इज द स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ एन इंसुलेटर ऑफ एन यूनिट्स डिफाइंड, ठीक है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी का सीधा फॉर्मूला पूछा गया है एन यूनिट्स के लिए, ठीक है। अब देखिए बहुत बार जनरली 3 यूनिट्स का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है, एक तो न्यूमेरिकल बनता है या फिर उसका एक डेफिनेशन पूछ लेता है गाइस, लेकिन यहाँ पे एन यूनिट्स का बारे में पूछा गया तो अगेन वो फॉर्मूला सिंपल ही होगा, फ्लैश ओवर वोल्टेज ऑफ कंप्लीट स्ट्रिंग का, ठीक है, डिवाइड बाय n इंटू फ्लैश ओवर वोल्टेज ऑफ द 1 यूनिट। सिंपल है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ओके, ठीक है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी डिफाइन हो जाती है रेशियो ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, ठीक है, टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रिंग एंड द वोल्टेज अक्रॉस द यूनिट एडजेसेंट टू द स्ट्रिंग, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। हम लोग लॉन्गर क्रॉस हम यूज करके, कैपेसिटिव ग्रेडिंग करके या फिर ग्रेडिंग रिंग का इस्तेमाल करके, स्टैटिक शील्डिंग का इस्तेमाल करके हमारे स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाट कॉजेज द फेरेंट इफेक्ट इन अ ट्रांसमिशन लाइन। अब देखिए फेरेंट इफेक्ट क्या होता है, जब एक लॉन्ग अनलोडेड या फिर लाइटली लोडेड ट्रांसमिशन लाइन होती है तो उस केस में जो है हमारे पास में जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है सेंडिंग एंड वोल्टेज से जो है ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उस केस में हमारे पास ये इस इफेक्ट को जो ऑब्जर्व होता है हमारे पास कि जहाँ पे रिसीविंग एंड वोल्टेज हमारे सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा है, ठीक है, उस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं फेरेंट इफेक्ट, ठीक है। तो ये फेरेंट इफेक्ट जो है हमारे जो चार्जिंग करंट रहता है लाइन का उसके कारण ही हमारा फेरेंट इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ओके, ये इफेक्ट ऐसा होता है जहाँ पे जो वोल्टेज रहता है रिसीविंग एंड में वो हमारा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द सेंडिंग एंड वोल्टेज, इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं फेरेंट इफेक्ट, ठीक है। और ये जनरली लाइट लोडेड या फिर ओपन सर्किट होने के कारण ये हमें लाइट लोड कंडीशन में ही देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज इफ देयर आर 3 phases A B C and the rotation of a field structure of a 3-phase circuit is anti-clockwise, what angle will the EMF of C lags behind the A, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया 3 phases है A B C एंड रोटेशन जो है, ठीक है, वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो कितने एंगल के बाद कितने एंगल से C लैग करेगा बिहाइंड A, तो 120 डिग्री से, ठीक है। सिंपल है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। अगर हम लोग बैलेंस कंडीशन की भी बात करते हैं यहाँ पे 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट रहता है तीनों फेजेस में। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द डिफरेंशियल रिले सेंड्स द ट्रिप सिग्नल टू इफ अ फॉल्ट इज डिटेक्टेड, ठीक है। मतलब पूछा गया कि डिफरेंशियल रिले कहाँ पे सिग्नल भेजता है अगर फॉल्ट होता है तो, ठीक है। तो वो फॉल्ट जो है होता है उस कंडीशन में ट्रिप सिग्नल सर्किट ब्रेकर को भेजा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आता है हमारे पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन द हीटिंग एरिया वैरी इन अ स्ट्रेट वाटर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। स्ट्रेट वाटर ट्यूब बॉयलर, ठीक है, फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर, ये दोनों जो मेजर बॉयलर्स होते हैं गाइस, ठीक है, आपके थर्मो पावर प्लांट के, वो आपको अच्छी तरीके से बढ़ के जाना होगा, वहाँ से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रेट वाटर ट्यूब बॉयलर में जो है हीटिंग एरिया किस तरीके से वैरी किया जा सकता है, तो हम लोग जो है लेंथ जो है ट्यूब की उसको वैरी करके हीटिंग एरिया भी वैरी कर सकते हैं। सिंपल है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन द कंट्रोल फेज वोल्टेज ऑफ एन एसी सर्वोमीटर बिकम 0। एसी सर्वोमीटर का जो है कंट्रोल फेज वोल्टेज अगर 0 हो जाता है तो उस केस में जो है मोटर जो है डिसेलरेटिंग टॉर्क डेवलप करती है और वो रुक जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। कंट्रोल फेज वोल्टेज अगर यहाँ पे 0 हो जाता है एसी सर्वोमीटर में तो हमारा मोटर डिसेलरेट करने लग जाता है एंड वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रुक जाता है। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। सर्वोमीटर को अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, ये स्पेशल पर्पज मशीन में हमारा ये क्वेश्चन इंक्लूड होता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एसी वोल्टमीटर रेक्टिफायर टाइप हाउ डज द ब्रिज रेक्टिफायर बिहेव्स व्हेन अ रिवर्स बायस। ठीक है, एसी वोल्टमीटर रेक्टिफायर टाइप में ब्रिज रेक्टिफायर क्या बिहेव करता है जब वो रिवर्स बायस रहता है। ठीक है, तो वो जो है वो हाई फ्रीक्वेंसीज को बाईपास करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। और ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द पैरासिटिक, इट इज ड्यू टू द पैरासिटिक कैपेसिटेंस। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डाइवर्सिटी फैक्टर। देखिए, डाइवर्सिटी फैक्टर का जो रेशियो रहता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये अभी सभी को पता होगा। ठीक है, इसका रेशियो रहता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम डिमांड। अब देखिए, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड जो होते हैं हाउस होल्ड्स की, वो बट ऑब्वियस है एक कंप्लीट यूनिट के मैक्सिमम डिमांड से ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर जो है, ठीक है, वो ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द डिनोमिनेटर, इसलिए हमारा रेशियो भी ग्रेटर देन 1 ही रहता है हमेशा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। इसका एक न्यूमेरिकल भी बनता है गाइस और एक बेसिक फंडामेंटल भी बनता है कि द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर वैरीज बिटवीन और लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, 0 to 1, 1.2 इस तरीके से। ठीक है, देन इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द सर्किट लेंथ यूज्ड टू कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप इन अ डिस्ट्रीब्यूटर डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया हाउ इज द सर्किट लेंथ यूज टू कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप इन अ डिस्ट्रीब्यूटर डिफाइन। ठीक है, तो हम लोग डिफाइन करते हैं फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द लोड एंड ऑफ द सर्किट। ठीक है, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटर सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप का मेनली कंसिडरेशन होता है। ठीक है, अगर यहाँ से अगर फीड कर रहे लाइन को, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जो फार्देस्ट एंड वाला जो घर रहेगा तो यहाँ पे हमें वोल्टेज कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है, जिस पॉइंट से हमारा ओरिजिन है और हमारा जो लोड एंड है वो हमारा सर्किट लेंथ को हम लोग उससे कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स हाउ इज द सर्किट लेंथ यूज टू कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप पूछा गया इन द डिस्ट्रीब्यूटर डिफाइन। ठीक है, तो जहाँ से हमारा सर्किट फीड हो रहा है, ठीक है, बस बार फीड हो रहा है टू द सबसे एंड पॉइंट कहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, आइडियल ऑपरेम्प की जो बैंडविड्थ होती है वो इनफाइनाइट होती है, ध्यान दीजिएगा। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। वोल्टेज गेन में इनफाइनाइट होता है, उसका बैंडविड्थ में इनफाइनाइट होता है। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको आउटपुट इंपीडेंस 0, ठीक है, इनपुट इंपीडेंस 0, ठीक है, कॉमन मेड वोल्टेज गेन जो 0, इस तरीके से जो है आइडियल ऑप एम्प की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो आपको पढ़ के जाना होगा। 1 से 2 चीज़ें हैं, आपको सिर्फ उतना ध्यान में रखना है कि बाकी आपको इन्फिनिटी फिर 0 बन जाती है। ठीक है, तो आइडियल एंड प्रैक्टिकल के दोनों के आपको वैल्यूज पता होना जरूरी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटिंग कैलकुलेशन मेथड इज एप्लीकेबल फॉर द केसेस वेयर ऑल द सोर्सेज प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ओवर वर्किंग प्लेन और एन एवरेज वैल्यू इज रिक्वायर्ड। ठीक है, वो क्वेश्चन को समझिएगा। पता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटिंग कैलकुलेशन मेथड, इनमें से कौन से लाइटिंग कैलकुलेशन मेथड में, ठीक है, या फिर वो एक ऐसी मेथड है जो अप्लीकेबल है ऐसे केसेस में जहाँ पे सारे सोर्सेज जो है वो यूनिफॉर्म लाइट जो है प्रोड्यूस करते हैं ओवर द वर्किंग एरिया और एन एवरेज वैल्यू इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वैल्यू के केस में हमारा जो फॉर्मूला या फिर जो लाइटिंग कैलकुलेशन मेथड हम लोग लगाते हैं वो रहेगा लाइट फ्लक्स मेथड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। देखिए, इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट को कैलकुलेट करने के लिए जो 3 मेजर मेथड्स रहते हैं। एक तो रहता है वाट पर स्क्वायर मीटर मेथड, दूसरा रहता है इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड, या फिर रहता है ल्यूमेन मेथड। ओके, जिसको हम लोग लाइट फ्लक्स मेथड भी कहते हैं। ओके, ये इस केस में जहाँ भी यूनिफॉर्म लाइट्स रहते हैं उस केस में हम लोग उसको कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। इल्यूमिनेशन के सेशन में हमने इसको कंप्लीटली डिफाइन कर दिया गया इस तीनों मेथड्स को। ओके, जिसमें से आपको इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड बहुत बार पूछा जाता है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर इन अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल्स रहते हैं, उसमें रहते हैं 3 टर्मिनल्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, एक तो रहता है सोर्स, ड्रेन एंड गेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज हाउ इफ देयर इज n nodes in the node method of analysis how many nodes equation will be there। ठीक है, अगर n नोड है तो कितने नोड इक्वेशन बनेंगे, n-1। सिंपल है, नोडल एनालिसिस जो है मेथड है एनालाइजिंग ए नेटवर्क विद हेल्प ऑफ KCL इक्वेशन। ठीक है, नोडल एनालिसिस में हम लोग KCL इक्वेशन का यूज करते हैं और n नोड्स है तो हमारे पास कितने साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेंगे सो दैट हमें अननोन को पता कर सके, तो वो रहेगा n-1। ठीक है, मेश एनालिसिस में हम लोग KVL का इस्तेमाल करते गए। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ KVL इक्वेशन, ठीक है, या फिर वो किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप इक्वेशन के, वो रहेगा हमारे पास b-n+1। ठीक है, जहाँ पे b हो गया ब्रांचेस और n हो गया हमारे पास में नोड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टोटल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आर प्रेजेंट इन एन करंट अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। कितने टोटल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर करंट अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर में प्रेजेंट रहते हैं, वो रहते 3। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है,
चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्लास्ट ऑफ SF6 गैस इन सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। ठीक है, देखिए जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर का जो ब्लास्ट होता है, ठीक है, सर्किट ब्रेकर में उसका इफेक्ट क्या होता है, उसके कारण क्या होता है जो टेम्परेचर है आर का वो रिड्यूस हो जाता है और आर एक्सटिंग्विश करने के लिए हमें मदद मिलती है। ओके, ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस जो है इसका काफ़ी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई रहता है और कम से कम टाइम में जो है इसको हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और ये नॉन इन्फ्लेमेबल रहता है। ठीक है, और इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी कम है। ठीक है, एंड ऑप्शन सी इसका यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। इसके ड्रॉबैक्स और उसके एडवांटेजेस दोनों आपको पता होना जरूरी है सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर की। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज प्लांट कैपेसिटी फैक्टर मेनली डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो है वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ फ्यूल। ठीक है, अब देखिए गाइस टाइप ऑफ प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का रेशियो आपको पता होना चाहिए, वो होता है हमारे पास में एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी। ओके, तो टाइप ऑफ फ्यूल पे वो डिपेंड करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर ऑफ अ सिंगल फेज आइडियल ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज आइडियल ट्रांसफार्मर का फॉर्म फैक्टर क्या है, वो है हमारे पास 1.11। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द Z पैरामीटर ऑफ अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट टू पोर्ट नेटवर्क। लीनियर टाइम इनवेरिएंट टू पोर्ट नेटवर्क का Z पैरामीटर क्या होगा, वो होगा ओपन सर्किट इंपेडेंस पैरामीटर। ठीक है, Z पैरामीटर एंड Y पैरामीटर के दोनों पैरामीटर्स अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, कौन सा यूनिटलेस है और कौन से जो भी हमारे पास Z11 है, Z12, Z21, Z22 का सिग्निफिकेंस क्या होता है, कौन सी केस में कौन सी वैल्यू जीरो रहती है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। एंड मोर ओवर उसी के साथ उन दोनों को डिफाइन करते हुए कौन से वैल्यू को कांस्टेंट रख के कौन से दो टर्म्स के बीच में डिफाइन किया जाता है, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा। एक बार एक नया क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा आपको PGCL के एग्जामिनेशन में। ओके, चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मैंडेटरी कंडीशन फॉर अ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। इनमें से मैंडेटरी कंडीशन क्या है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए, कि उसका जो है फेज शिफ्ट जो है सेम फेज शिफ्ट एंगल होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। देखिए 2-3 कंडीशंस होती है गाइस, 2 कंडीशंस रहती है, एक तो मैंडेटरी या फिर कन्वीनियंट। मैंडेटरी मतलब उतनी कंडीशन सेटिस्फाई होना ये हमारा मस्ट रहता है, जैसे कि फेज एंगल शिफ्ट हो गया, पोलैरिटी सेम होना, फेज सीक्वेंस और फ्रीक्वेंसी जो है हमारी सेम होनी चाहिए। इसके बावजूद अगर आपका सेम वोल्टेज रेशियो है, टर्न्स रेशियो तो भी चलेगा, सेम परसेंटेज इंपीडेंस है तो भी चलेगा, सेम KVA रेटिंग रही और नहीं रही तो भी चलेगा। ठीक है, और पोजीशन जो रहती है टैप चेंजर की वो रही तो भी चलेगा, नहीं रही तो भी चलेगा। तो ये कन्वीनियंट है, वो होना चाहिए बट नॉट नेसेसरी। लेकिन मैंडेटरी कंडीशन में आपकी फेज सीक्वेंस, फ्रीक्वेंसी, एंगल शिफ्ट, पोलैरिटी ये सेम होना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे मेजर कंडीशंस रहती है जहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुल हम लोग पैरेलल ऑपरेशन कर सके हमारे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू द अनयूज्ड स्टीम इन अ बॉइलिंग वाटर रिएक्टर प्लांट। ठीक है, अनयूज्ड स्टीम का क्या होता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पावर प्लांट में, तो वो जो है वो कंडेंस की जाती है इनटू द वाटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ एन पैरेलल AC सर्किट एट अ रेजोनेंस। ठीक है, पैरेलल AC सर्किट की केस में, रेजोनेंस के केस में पावर फैक्टर क्या रहेगा गाइस, वो यूनिटी रहेगा, चाहे वो आपका पैरेलल हो चाहे वो सीरीज हो। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन में जहाँ पे हमारे पास में इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर आ जाते हैं तो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जैसा बिहेव करता है, उस केस में हमारा जो पावर फैक्टर रहेगा वो रहेगा यूनिटी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म फैक्टर किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है गाइस, फॉर्म फैक्टर है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन करंट डिवाइड बाय द एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। मुझे बताइएगा साइनोसॉइडल वैल्यू का, साइनोसॉइडल वेव का क्या फॉर्म फैक्टर रहता है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ अ बोथ इनपुट ऑफ एन XNOR गेट आर एट द अपोजिट लॉजिक लेवल। ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट। ठीक है, आउटपुट क्या रहेगा अगर दोनों पे इनपुट्स है, ठीक है, XNOR गेट के आर एट द अपोजिट लॉजिक लेवल, मतलब एक 0 है तो एक 1 रहेगा। ठीक है, तो उस केस में जो है हमारा आउटपुट है 0 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए XNOR गेट की अगर हम लोग बात की तो ट्रूथ टेबल किस तरीके से आता है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, तो 0 0 के कंडीशन में 1 मिलता है, 0 1 के लिए हमारे पास में 0, 1 0 के लिए भी 0 एंड 1 1 के लिए 1। ठीक है, यहाँ पे बताया गया XNOR गेट के जो है अपोजिट लॉजिक लेवल से इनपुट में। ठीक है, मतलब एक अगर 0 है तो दूसरा 1 होना चाहिए, अगर एक 1 है तो दूसरा 0 होना चाहिए। लेट्स कंसीडर ये A और B इनपुट है और ये हमारा आउटपुट Y है। XNOR गेट कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बताया गया इनपुट अगर अपोजिट है एक दूसरे के तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा, वो रहेगा 0। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज एन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव गेट्स इट्स पावर फ्रॉम, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को उसके ओवरहेड डिवाइसेस से पावर मिलती है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। Next question is while designing a street lighting system, distance between two street light points should not be more than how many meters to obtain a uniform level of illumination, ठीक है। अगर हम स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास पूछा गया कि जो डिस्टेंस है दो स्ट्रीट लाइट पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, कितने मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सो दैट हम लोग यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन को अचीव कर सके, तो वो 35 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, 30 to 35 मीटर्स के बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट बी मोर देन बताया गया, इसलिए आपका 35 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फिक्स्ड कॉइल इन अ सिंगल फेज डायनामीटर टाइप वैटमीटर, ठीक है, तो फिक्स्ड कॉइल कौन सी रहती है, वो रहती है करंट कॉइल गाइस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। मूविंग कॉइल कौन से रहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक है। सिंपल है, दो कॉइल रहती है, एक तो फिक्स्ड कॉइल रहती है, एक तो मूविंग कॉइल रहती है, ठीक है। सिंपल है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। फिक्स्ड कॉइल जो है सीरीज में कनेक्टेड रहती है लोड के, इसलिए हम लोग उसको करंट या फिर इलेक्ट्रिक कॉइल कहते हैं, और जो मूविंग कॉइल रहती है पैरेलल में रहती है लोड के, और इसी को हम लोग उसको पोटेंशियल या फिर प्रेशर कॉइल कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ डीसी जनरेटर, ठीक है। डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द टू ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इन अ स्कॉट टी कनेक्शन, ठीक है। स्कॉट टी कनेक्शन में हमारे जो ट्रांसफार्मर है वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड रहता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ये आंसर ऑलरेडी डिक्लेयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ अ 4 क्वाड्रेंट 3 फेज इंडक्शन मोटर नोन एज, थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन जो होगा 4 क्वाड्रेंट 3 फेज इंडक्शन मोटर का, उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स मोटरिंग, ओके। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। यहाँ पे रहते हैं हमारे पास फॉरवर्ड मोटरिंग, ठीक है, यहाँ पर रहते हैं फॉरवर्ड ब्रेकिंग, ठीक है, ये रहता है हमारे पास रिवर्स मोटरिंग, ठीक है, और यहाँ पर रहता है हमारे पास रिवर्स ब्रेकिंग, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। Next question is as per the scaling theorem if the k is a constant then what will be the Laplace transform of k f of t, ठीक है। स्केलिंग थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर हमारा k कांस्टेंट है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा k f of t का, ठीक है, वो होगा k f of s। सिंपल है, कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ पूछा गया था। इस बेसिक लैप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन पता होनी चाहिए, साइन कॉस टैन के जो फंडामेंटल्स आपको पता होना जरूरी है। डायरेक्टली पूछ जाते हैं, ठीक है, डिप्लोमा लेवल पे, ठीक है, ज़्यादा उसमें लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में व्हाट इज रूल फॉर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन ऑफ पैरेलली कनेक्टेड ब्लॉक्स, ठीक है। पैरेलली कनेक्टेड ब्लॉक्स का रूल क्या होगा, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में कंट्रोल सिस्टम का बेसिक टॉपिक आता है, ठीक है। तो देखिएगा जो ट्रांसफर फंक्शन रहता है होल सिस्टम का विल बी एडिशन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक, ठीक है। मान लो ये गेन 1 है और गेन 2 है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या रहेगा, ठीक है, G1 + G2। अगर ये मान लो सीरीज में कनेक्टेड रहता है तो उस केस में दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। सिंपल बेसिक आपको फंडामेंटल पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ थियोरी, ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन, सिंपल है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। Then there is the next question है if the slip of a motor is, at a full load is 3% and its synchronous speed is 750, calculate the actual speed of the motor, ठीक है। एक्चुअल स्पीड का वैल्यू पता करने के लिए जो है हमें स्लिप का है, जो है स्लिप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज स्लिप, NS - NR डिवाइड बाय NS × 100, ठीक है। यहाँ पे 3% इसलिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करें, अगर डायरेक्टली नहीं भी किया तो भी हो जाएगा, ठीक है। उसको इस केस में 0.03 वैल्यू लेना पड़ेगा। स्लिप है 3, NS का वैल्यू कितना है 750 RPM है, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड यहाँ पे बताइए -NR डिवाइड बाय 750 × 100, ठीक है। इससे आप कंप्लीटली वैल्यू निकाल लेते तो NR का जो वैल्यू निकल के आता है 727.5 RPM, ठीक है। अगर आपने डायरेक्टली किया 3% भी निकाल लिया ना 750 का, ठीक है, ठीक है। तो गाइस देखिए 7.5 होगा 1% × 3 अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, तो 7.5 × 2 वो हो जाएगा हमारे पास 15 प्लस अगर हम लोग 7.5 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 22.5, ठीक है। तो 750 में से 22.5 अगर हमने डिडक्ट किया तो ये आ जाएगा 727.5 RPM, ठीक है। ये लॉजिक की बात होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बिना पेन पेपर के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 3% निकाल लिया सिंक्रोनस स्पीड के, उसको मुझसे माइनस कर लिया, ठीक है। 725 तो नहीं आएगा, ठीक है, डायरेक्टली अगर हम लोग देखते हैं तो 722.7 है, ठीक है, 725.4 है, ठीक है। अगर आपका बेसिक और मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूछा गया व्हाट इज जीरो ऑफ द गिवन ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। व्हाट इज द जीरो ऑफ द गिवन ट्रांसफर फंक्शन G of Z0 विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पूछा गया तो वो Z0 रहेगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है गाइस, ठीक है, 0, इसके डिनोमिनेटर में अगर हम नहीं कुछ नहीं है तो ये 1 ही रहेगा, सिंपल है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस।
चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ सी पैरामीटर ऑफ अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, सी पैरामीटर का शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में यूनिट क्या होगा, वो होगा हमारे पास में सीमेंस। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। मैंने आपको बताया था गाइस, जेड पैरामीटर का 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं V1 I1 विल बी इक्वल्स टू ABCD पैरामीटर को हम डिफाइन करते हैं, ये हो जाएगा ABCD। ठीक है, V2 माइनस I2। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी पैरामीटर का यूनिट निकल के आएगा वो रहेगा सीमेंस में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज MCCB करंट रेटिंग फॉर अ मोटर। ठीक है, MCCB करंट रेटिंग क्या रहेगी मोटर्स के लिए, वो रहेगी 125% ऑफ द स्टार्टिंग करंट। ठीक है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर के लिए जो करंट रेटिंग रहेगी मोटर्स के लिए वो रहेगी 125% उसके स्टार्टिंग करंट के। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ अ कंडक्टर इन अ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, जो ट्रांसपोजिशन होता है कंडक्टर्स का, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में, वो क्यों होता है, उसका कारण क्या होता है गेस। ठीक है, मैं आपको मेंशन करा देता हूँ। ठीक है, कि उसके कारण जो है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो होता है लाइन के बीच का, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। एक सर्टेन पोजीशन के बाद जो है हमारे ट्रांसमिशन लाइन का ट्रांसपोजिशन होता है। ठीक है, दैट मीन्स एक उसका जो चेंज ओवर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसपोज होता है सो दैट जो इंटरफेरेंस है नेबरिंग टेलीफोनिक लाइन्स का वो भी हम लोग कम कर सके। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। इसके काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं गाइस। ठीक है, इफेक्ट्स के ऊपर कंप्लीट डिटेल थ्योरी आपको पढ़ने रहेंगे। जस्ट बिकॉज कि हम लोग PY के उसको देख रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको ये टॉपिक पढ़ने नहीं है और बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको हर एक चीज़ों के बारे में डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी रखनी है, वो आपको नोट जरूर करके रखनी होगी। ठीक है, सिर्फ ऐसे नहीं कि क्वेश्चन हम लोग कवर करा रहे हैं और आपको उतना क्वेश्चन कर लिया कि सेशन को बंद कर दिया। जो मैं मीनवाइल आपको टाइम टू टाइम बताता हूँ टॉपिक, वो आपको मार्क करके रखने पेन से और उसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा, क्योंकि आने वाले समय में वही से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सपोर्ट्स एट इक्वल लेवल इन एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन वेयर इज द लोवेस्ट पॉइंट बिटवीन टू इक्वल लेवल सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे बताया गया सपोर्ट है 2 इक्वल लेवल ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के। ठीक है, तो वेयर इज द लोवेस्ट पॉइंट बिटवीन द 2 इक्वल लेवल सपोर्ट। ये लोवेस्ट पॉइंट कहाँ पे रहेगा, ये रहेगा मिड स्पैन पे। ठीक है, सिंपल है। अगर ये अनइक्वल लेवल के रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे। ठीक है, अगर ये इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन होती है हमारे पास में, सैग की कंडीशन है गैस। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे रहेगा। ओके, सिंपल है। अगर दोनों इक्वल लेवल पे है तो यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे रहेगा, बट ऑब्वियसली बैलेंस कंडीशन है, यहाँ पे मिड स्पैन पे रहेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। Then there is a next question which is 5 bulbs of a 20 watt each are connected to a electrical system of a room. If only 3 are being used at a time, determine the demand factor. देखिए हमारे पास में पूछे गए 5 बल्ब जो है 20 वाट के, वो जो है एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कनेक्टेड है एक रूम में। ठीक है, अगर हमारे पास सिर्फ 3 ही यूज हो रहे तो हमारे पास में डिमांड फैक्टर क्या रहेगा। अब देखिए डिमांड फैक्टर कुछ अलग वे में इन्होंने पूछा है। ओके, सिंपल है गाइस। ठीक है, डिमांड फैक्टर का रेशियो क्या रहता है। ठीक है, डिमांड फैक्टर का रेशियो आपको पता होना चाहिए, ये रहेगा हमारे पास में मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। ठीक है, तो मैक्सिमम डिमांड कितना है हमारे पास में, वो रहेगा हमारे पास में 60। ठीक है, क्योंकि 20 × 3, ठीक है, 3 ही यूज हो रहे हैं, वो हमारे पास मैक्सिमम डिमांड है। ठीक है, और कनेक्टेड लोड कितना है, टोटल कनेक्टेड कितना है, 20 × 5 विच इज 100। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.6। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन वाला सेशन जरूर जाकर देखना होगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है गाइस। अगर आपको लिंक्स नहीं मिल रही होंगी तो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या फिर डायरेक्टली इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन बाय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs ऐसा डाल के आप उसको सर्च करके पढ़ सकते हो। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सैग एस फॉर द सपोर्ट एट अनइक्वल लेवल फ्रॉम द लोअर लेवल इफ एक्स इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू द लोएस्ट पॉइंट फ्रॉम द लोअर लेवल सपोर्ट एंड डब्ल्यू इज द वेट पर यूनिट एंड टी इज द टेंशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2t। ओके, तो देखिए आप यहाँ से देख सकते हो गाइस, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, सैग का इक्वल लेवल पे एंड अनइक्वल लेवल पे दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसका आपका न्यूमेरिकल और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है गाइस, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, विद इन अ सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर आ जाता है। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ अ बैक EMF इन अ DC मोटर। ठीक है, DC मोटर में जो बैक EMF रहता है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। ठीक है, वो रेगुलेट करता है इनपुट पावर को एज पर द एक्स्ट्रा लोड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है गाइस। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को सिर्फ बैक EMF का फॉर्मूला पता होता है, इसलिए इसका महत्व ये क्यों जनरेट होता है ये तो हमें पता रहता है, लेकिन उसका महत्व क्या है, वो क्या करने के लिए हमें मदद करता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना जरूरी है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी।
बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज हाउ इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट अ हाइट गिवन इन अ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑफ एन हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है वाटर की एट सर्टन हाइट, वो किस तरीके से जाती है, क्या फॉर्मूला रहता है, सिंपल है, पी विल बी इक्वल्स टू mgh। ठीक है, जहाँ पे m रहता है हमारे पास में मास, g रहता है ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h रहती है हमारे पास में हाइट। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। इसका बेसिक न्यूमेरिकल भी पिछले साल पूछा गया था, ठीक है, रिसेंटली एक एग्जामिनेशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का ट्रांसमिशन लाइन पे क्या इफेक्ट होता है, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो वो जो है वहाँ पे अपैरेंट रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो बढ़ जाता है उस केस में, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के कारण। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। देखिए, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हो, फेरेंट इफेक्ट हो, स्किन इफेक्ट हो, ठीक है, कोरोना इफेक्ट हो, आपको चारों पांचों इफेक्ट आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन इन चारों में से डेफिनेटली पूछा जाता है। अब देखिए, प्रॉक्सिमिटी का भी पूछा गया यहाँ पे, और हमारे पास में फेरेंट इफेक्ट का, दोनों का हमारे पास कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था पीजीसीएल में। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूज ऑफ सर्ज टैंक इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सर्ज टैंक जो होती है, ठीक है, उसका क्या काम होता है, वो क्या करती है गाइस, वो जो प्रेशर रहता है, ठीक है, इस पेनस्टॉक में, उसको रेगुलेट करने का काम करती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, कंट्रोलिंग प्रेशर चेंजेस इन अ सिस्टम। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू पोर्ट नेटवर्क, अगेन टू पोर्ट नेटवर्क से क्वेश्चन पूछा गया था। विच टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इनपुट एडमिटेंस। ठीक है, वो रहेगा हमारे पास में Y11। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, जो वाई पैरामीटर है टू पोर्ट नेटवर्क का, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इनपुट एडमिटेंस। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। There is the next question. What happens to the resultant voltage if the synchronous motor is loaded with a constant excitation? ठीक है, रिजल्टेंट वोल्टेज को क्या इफेक्ट होगा अगर हमारा सिंक्रोनस मोटर जो है लोड किया जाए विद कांस्टेंट एक्साइटेशन, तो वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। पूछा गया रिजल्टेंट वोल्टेज में क्या इफेक्ट रहेगा अगर हमारे सिंक्रोनस मोटर लोड होता है विद कांस्टेंट एक्साइटेशन। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, तो ये थे गाइस हमारे कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 8 फरवरी 2024 को पूछे गए थे पीजीसीएल के एग्जामिनेशन में। इसका पार्ट 1 भी मैंने ऑलरेडी 60 क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करा था, पार्ट 2 में भी हमने 60 क्वेश्चन ऐसे मिलाए थे। कंप्लीट पेपर के टेक्निकल क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस करा दिया। अगर आपको नॉन टेक्निकल क्वेश्चन भी चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पीजीसीएल की तैयारी करने के लिए एस्पिरेंट, जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, इनको चाहिए कि हमें सिलेक्शन अच्छी तरीके से मिल जाए हमारे पीजीसीएल में, तो आप ये दोनों टेक्निकल के कोर्स 120 क्वेश्चन के लिए और नॉन टेक्निकल के कोर्स 50 क्वेश्चन के लिए, ऐसे दोनों ज्वाइन करके अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपको काफी आसानी से सिलेक्शन होने के लिए मदद मिल सकती है आपके पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग के एग्जामिनेशन में, चाहे वो ट्रेनिंग सुपरवाइजर हो, चाहे वो डिप्लोमा ट्रेनिंग का एग्जामिनेशन क्यों ना हो। ठीक है, तो दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्वेरी आता है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो गाइस। ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। रिसेंट सेशन को देखने के लिए आप इसको क्लिक करके देख सकते हो। दोनों टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा, सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, और हमारे चैनल कैपेजोट्स और इलेक्ट्रिकल गेम्स को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। सो गाइस, मिलते भी हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे।